हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो अभी यहाँ पे हम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या निकला है। तो आज का डेट है 17 फरवरी 2025। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या निकला है। तो सबसे पहला है यूएस रसिया to meet in Saudi Arabia to over यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात किया था कि यूएस मतलब रसिया और यूक्रेन का वार ख़त्म करने के लिए। तो उसी को लेकर सऊदी अरेबिया में कुछ ही दिनों में एक मीटिंग होने वाला है। तो उसके लिए व्हाइट हाउस वेस्ट एशिया एनवॉय स्टीव विट्सकॉफ और एनएसए माइक वॉल्स के साथ सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो चुका है, जहां पे वो वार्तालाप करेंगे रसिया और यूक्रेन वॉर ख़त्म करने को लेकर। पर रसिया की तरफ से कौन आएगा, किससे बातें होंगी, ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो वहीं पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से फ्राइडे को जर्मनी में मुलाकात के दौरान कहा कि इस मीटिंग में यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया है तथा वे रसिया से बिना अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के से मिले या उनसे बात किए बिना रसिया के साथ किसी भी प्रकार की बातों में वो इंगेज नहीं करेंगे। वहीं रसिया की जो फोर्स है, उन्होंने अचानक से जो ईस्टर्न यूक्रेन है तरफ जो कॉम्बैट एक्टिविटी होती है उनकी इंक्रीज कर दिया है। तो जो ये वार्तालाप होने वाला है यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और फिर जो वाइट हाउस वेस्ट एशिया एनवॉय स्टीव विटकॉफ है, तो और उनका जो रसिया के साथ होने वाला है उसको लेकर जो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मैक कॉल है, उन्होंने कहा कि एम क्या था इस मीटिंग, क्या है इस मीटिंग का, टू टॉक विथ रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, फिर यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ताकि जो वॉर चल रहा है पिछले 3 सालों से उसे शांत किया जा सके और ये जो भी दुश्मनी चल रही है उसे ख़त्म किया जा सके। पर फिलहाल के अभी तक के हिसाब से यूएस से वहाँ के व्हाइट हाउस वेस्ट एशिया एनवॉय, जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ, और उनके साथ वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्स सऊदी अरेबिया के लिए निकले। पर वहाँ पे अभी तक रसिया की किस मतलब कौन से इंसान से या किस पोस्ट के इंसान से बात होनी है, इसके बारे में अभी तक से कोई डिटेल नहीं है उनके पास। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है स्पेशल ट्रेन अनाउंसमेंट, रश टू प्लेटफॉर्म, प्रोब लुक्स एट लाइक रीजन 18 डेड इन स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि सबने सुना ही होगा कि सैटरडे रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
पे भगदड़ मची थी, जिसके कारण 18 लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए हैं। और अधिकारियों के हिसाब से कि शुरुआती जांच में जो पॉसिबल रीजन इसका आया है वो आया है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रयाग जो महाकुंभ हो रहा है उसमें जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके कारण लोगों को इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भगदड़ मच गई। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से काबू पे नहीं आ सका। इससे 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 पीपल डेड, जिसमें 11 वुमेन्स थी, फिर से 3 मेन एंड 4 चिल्ड्रेन थे। और इस जांच के आदेश के लिए मतलब जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें नरसिंह देव, ये है प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, और पंकज गैंगवार जो है कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। इन्होंने रविवार को हादसे की जगह का नियंत्रण किया और उसका निरीक्षण करने के बाद सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का आदेश दिया है। ये हादसा एक कंफ्यूजन की तरह के तौर पर हुआ था, जैसे कि रात में 8:05 पे एक शिव गंगे एक्सप्रेस आने वाली थी, फिर 9:05 में मगध एक्सप्रेस आने वाली थी, फिर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी जो 10:10 पे निकलती, और फिर एक प्लान था कि स्पेशल ट्रेन चलाया जाए। इसी दौरान 4 ट्रेनें थी। अब इसके लिए भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जिसमें सबसे पहले शिव गंगा एक्सप्रेस का टाइम था 8:05 पे, जिसमें बहुत सारे सेकेंड क्लास के पीपल ट्रेन में चढ़ने का कोशिश कर रहे थे। तो इसमें से बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल चढ़ नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। बोर्ड नहीं कर पाए ट्रेन को। और ये किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा था? प्लेटफॉर्म 12 पे, ठीक है। तो जो चढ़ नहीं पाए वे भागे प्लेटफॉर्म 14 की तरफ पे, जहाँ पे मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसका टाइम था खुलने का 9:05 पे। तो उसका बोर्डिंग चल रहा था, लोग उस पर चढ़ रहे थे। और उसी के बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे ट्रेन थी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये थी 15 नंबर पे और इसको कटरा जाना था जम्मू में। तो इसके पैसेंजर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। तो इस ट्रेन के लिए भी भीड़ थी। और मगध एक्सप्रेस में भी के लिए लोग जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से आए थे तो बहुत सारे चढ़ नहीं पाए, तो वो लोग प्लेटफॉर्म पे ही इंतज़ार कर रहे थे। तो दिल्ली में ये है, इस साइड प्लेटफॉर्म 15 है, इस साइड प्लेटफॉर्म 14 है, ये कॉमन है। तो यहाँ पे भीड़ बढ़ता जा रहा था। तो जो चढ़ नहीं पाए, जिन्हें मैक्सिमम जो यहाँ पैसेंजर थे सबको प्रयागराज जाना था,
जो चढ़ नहीं पाए मगध एक्सप्रेस में, वो प्रयागराज एक्सप्रेस का वेट कर रहे थे, जिसका टाइम था 10:10 पे खुलने का। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। तो जिसको सुन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थे वो भागने लगे फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके 12 की तरह, जबकि फुट ओवर ब्रिज था जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 को कनेक्ट करता है, और इस पे पहले से ही भीड़ थी बहुत सारी, और जो प्लेटफॉर्म 14 और 15 पे थे वो ऊपर की तरफ भाग रहे थे और कुछ लोग नीचे आ रहे थे, इससे भीड़ और बढ़ती गई और इसके वजह से हादसा हो गया। और ये हादसा रात में 9 बजे से 9:20 के बीच में हुआ। तो इस खबर के बाद वहाँ की जो रेलवे के जो डीसीपी है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि वीकेंड होने की वजह से और प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसकी वजह से भीड़ बढ़ती गई। तो जो वीकेंड था तो स्पेशली लोग रात में 9 से 10 के बीच में ट्रैवल करने वाले बहुत हो गए थे। उसका एक ये भी रीज़न था कि जो उत्तर संपर्क क्रांति थी वो भी आई थी और राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी जो डिले हो गई थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 एंड 14 पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। और जैसा कि मतलब ये भी सुनने में आया कि जो जनरल क्लास की टिकट होता है वो 9600 टिकट सोल्ड हुआ है शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक, जो कि यूजुअल टिकट सेल से बहुत ज़्यादा है। इसकी अभी जांच चल रही है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो अब चलते अगले न्यूज़ पे। क्या है, व्हाट आर इंडियन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड व्हाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड वीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक मतलब लोन है जो गवर्नमेंट लेती है, मतलब गवर्नमेंट लेती है, कंपनीज लेती है या तो बैंक लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज और बैंक लेते क्यों? ताकि मनी रेज कर सके क्लाइमेट चेंज के प्रति जो भी प्रोजेक्ट निकलता है। तो और इसमें और नॉर्मल लोन में अंतर ये होता है कि नॉर्मल जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट हाई होता है, जबकि ग्रीन बॉन्ड का इंटरेस्ट लो होता है। तो जो भी मतलब मनी रेज होता है उसका यूज कहाँ होता है? तो मनी यूज्ड इन क्लीन एनर्जी, पॉल्यूशन कम करने के लिए और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। पर इंडिया में जो ये ग्रीन बॉन्ड है इतना फेमस या सिग्निफिकेंट नहीं है और ये लोगों की तरफ लेस अट्रैक्टिव है। क्योंकि इस पे जो लोग पैसे देते हैं उस पर इन लोगों को इंटरेस्ट नॉर्मल लोन से कम मिलता है। तो अगर कोई किसी भी कंपनी को या बैंक को लोन दे रहा है तो अगर इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोगों को उसकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ाना है तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पर इंडिया ने जब इतना मतलब ये था कि अट्रैक्टिव नहीं है,
तो इंडिया ने क्यों इसको इशू किया? क्योंकि ये जो ग्रीन बॉन्ड है वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है। तो इसका मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन सब के लिए फंड जमा करना। तो जैसे कि सेविंग एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स ये सब है। सेविंग एनर्जी, फिर से कार्बन एमिशन जो भी होता है उसको कम करना और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तो 2022 और 23 में इंडिया ने अराउंड कितना रेज किया है? अराउंड 53,000 करोड़ रुपीज इसके लिए रेज किया जा चुका है। तो अभी तक इंडिया ने इसको यूज कैसे कैसे किया है वो देखते हैं। तो हर साल अराउंड 50% ऑफ इसका जो फंड है, 50% फंड वो रेलवेज को जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन से कार्बन एमिशन कम होगा, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा रहेगा। पहले जो कोल वाला चलता था उससे बहुत सारे कोल पॉल्यूशन फैलते थे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती थी। तो उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो 2024-25 के हिसाब से, जो कि अभी कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का जो प्लान था, अभी तक कहाँ कहाँ खर्च करने का प्लान बनाया है वो है 12,600 करोड़। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक ट्रेन में। अराउंड 8,000 करोड़ मेट्रो रेल, 4,607 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फिर से 124 करोड़ पौधारोपण, ट्री प्लांटेशन। और ये किस मिशन के तहत आता है? तो ये आता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। पर इसमें लोग, इंडिया में तो ये अट्रैक्टिव नहीं है, लोग इसके तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो उसके लिए क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो इन्वेस्टर्स कौन है जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे? पीपल या ग्रुप्स जो ग्रीन बॉन्ड खरीदेंगे। और इनकी तरफ इन लोग का इंटरेस्ट कम क्यों है? क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। दूसरा है लिक्विडिटी इशू। तो क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड का मार्केट बहुत छोटा है और जो इसके इन्वेस्टर है, तो जो बॉन्ड है वो तब तक से होल्ड किए रहते हैं जब तक से एक्सपायर ना हो, तो उसको ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स आती है। और तीसरा है कि इंडिया के पास सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे फोकस करने के लिए फंड कम है बाकी कंट्रियों के मुकाबले में। तो लोगों का इंटरेस्ट इस पे कम जा रहा है। तो इसका कम होना क्यों इतना मैटर करता है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर प्रॉपर इससे मनी अगर रेज नहीं कर पाएगी, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन प्रोजेक्ट जो भी होगा, तो वहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ पे पैसे के लिए
जनरल रेवेन्यू जो भी टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं वहाँ से पैसे लेने पड़ेंगे। जैसे कि 2024-25 में गवर्नमेंट का एम था 32,061 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड के थ्रू, पर कितने हुए? मात्र 25,298 करोड़। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर बहुत कम है इसमें। तो जो कम हुए मतलब कम रेज हुए, तो उसके लिए क्या किया गया? जो बजट था ग्रिड स्केल सोलर एनर्जी का, उसको 10,000 से कम करके 1,300 करोड़, 10,000 करोड़ से कम करके 1,300 करोड़ पे ले आया गया। कॉस्ट कट हो गया क्योंकि उतने पैसे ही इकट्ठे नहीं हुए थे। फिर बाकी जो बच रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो 3,600 करोड़ है वो जनरल रेवेन्यू जो मतलब टैक्स मनी है उससे वो कवर करेंगी गैप को, ताकि कोई लॉस ना हो। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए क्या है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड करना होगा, मतलब ऐसा बॉन्ड लाना होगा जो ग्रीन इन्वायरमेंट एंड सोशल प्रोजेक्ट दोनों पे काम करे, जिससे इन्वेस्टर के लिए इस पर इन्वेस्ट करना आसान हो। फिर बेटर रिपोर्टिंग, जैसे कि पैसे जो भी रेज हुए वो कहाँ यूज हो रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सब की रिपोर्ट इन्वेस्टर क्लियरली देख सके कि कुछ भी पैसे इधर उधर तो नहीं हो रहे, जो दिए जा रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। फिर तीसरा देखिए, पार्टनरशिप विथ ग्लोबल बैंक्स, मतलब कि अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक सब हो गया, इसके साथ अगर पार्टनर करेंगे तो इससे इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंक्रीज होगा, और जो ग्रीन बॉन्ड है वो सेफर और मोर अट्रैक्टिव होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये तो था इसके बारे में। अब आगे चलते दूसरा देखते हैं क्या है। तो अगला जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना स्कीम नीड्स एम्स। ठीक है, तो ये क्या है? तो जो ये PMDKY है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है। इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया था उसमें अनाउंस किया है। और इस स्कीम का एम क्या है? तो जो इंडिया में एग्रीकल्चर है वो उसको इम्प्रूव करना, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कुछ चुनिंदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। तो इससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे? तो इसमें टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं। कैसे सिलेक्ट किए? उसके लिए 3 मेन रीजन्स है। पहला, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो लेस हो रहा है बाकी कंपेयर में अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। ये दूसरा क्या क्राइटेरिया थी? मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी था। अब ये क्या होता है? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक ही फील्ड पे एक साल में हम कितने टाइप के क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ज़मीन है, अगर एक साल में 2 क्रॉप उस पर अगर हो रहा है तो उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया 200%। अगर 3 हो रहा है तो 300%।
उसी प्रकार जो इंडिया का ओवरऑल एवरेज है 2021 और 2022 का, वो क्या था 155%, मतलब 1.5 हर साल के हिसाब से। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इससे भी नीचे है क्रॉपिंग इंटेंसिटी में, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना। और तीसरा रीज़न क्या है, बिलो एवरेज क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट कम ले पा रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना और वहाँ के फार्मर्स को हेल्प करना ताकि वो पैसे बैंक से ले पाए और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए। तो ये सब डाटा कलेक्ट कौन कर रहा है, तो ये सब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड नाबार्ड। मतलब नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब करने का के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है उसको, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर मेन क्या है, तो उसके लिए 5 मेन गोल्स है कि ये करने के लिए क्या हो, करने के बाद क्या होगा। पहला, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब इससे हम लोग फार्मर के हेल्प कर पाएंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर का हेल्प कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड पे उगाने के लिए। दूसरा क्या है, प्रोमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो ये क्या है, तो इसमें जो फार्मर को इनकरेज किया जाएगा ताकि दूसरे टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करके इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड यूज किया जाए। तीसरा क्या है, इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। तो मतलब एक ये भी ऐसा भी होता है था कि मतलब क्रॉप बहुत सारे हो गए, रखने का जगह नहीं है, कहीं इधर रखा है उधर वो ख़राब होने लगते थे। तो इसमें ये किया जाएगा कि बहुत सारे मतलब स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जाएंगे हर एक विलेज में, मतलब पंचायत में या ब्लॉक लेवल पे, कि क्रॉप्स वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो और क्रॉप को अच्छे से स्टोर करके रखा जा सके। फिर क्या किया जाएगा, इन्हेंस इरिगेशन। तो इसमें क्या है, इरिगेशन मतलब पटाना क्रॉप्स को, तो इसके लिए बेटर वाटर सप्लाई का मतलब प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। और पांचवा क्या है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म क्रेडिट। तो इसमें ये होगा कि फार्मर्स को इजीली लोन्स मिल जाए उनके शॉर्ट टर्म फार्मिंग या लॉन्ग टर्म फार्मिंग को लेकर। और डाटा के हिसाब से अभी इंडिया में टोटल 1.7 करोड़ फार्मर्स है जो इस प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो अब इसमें जो भी ये स्कीम है, इसमें फंडिंग कहाँ से होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए फंडिंग के लिए कोई भी मतलब बजट अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये मनी कहाँ से इनके पास आएगा। तो जो भी इनसे रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड या तो फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी स्कीम चल रहा है कोई भी, तो वहाँ से पैसे मतलब लेके इसमें डाले जाएंगे। और ये जो भी स्कीम्स लिए जाएंगे वो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर होने चाहिए, या तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग के बीच में होने चाहिए। तो अभी चलते देखते अगला क्या न्यूज़ है। तो अगला आर्टिकल है इंडिया मिडिल क्लास के लिए, इंडिया मिडिल क्लास 2.0। तो इसमें क्या है, द टॉप 5 IT firms TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra employ more Indian today than the railways or the armed force. Similarly, private sector banks have more employees compared with their state-owned counterparts, but India still has a major job challenge beyond services. ये कुछ टेबल दिए हुए हैं कि हर साल कितने मतलब इसमें लेते हैं। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, तो उस वक्त मिडिल क्लास 1.0 का फॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ पे 1947 में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास थे उनका जॉब पब्लिक सेक्टर के अंदर आता था। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि 1955 में अबाउट 1.95 करोड़ पीपल गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे और मात्र 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में। नाइनटीन 1995। तो ये आंकड़ा 2012 में चेंज हो जाता है, जहाँ पे 1.76 करोड़ गवर्नमेंट जॉब में हो गए, जो कि 1.9695 से घट गए। और वहीं प्राइवेट सेक्टर में जो 80 लाख थे वो बढ़ के 1.19 करोड़ या तो आप बोल सकते हैं 1.2 करोड़ हो गए। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में कम हुए, वहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हो गया। तो मिडिल क्लास 2.0 कब से आया। तो ये हमारा आया 1991 रिफॉर्म्स के बाद। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, का इसके बाद बहुत सारी नई इंडस्ट्री खुली, ओपन अप, और बहुत सारे प्राइवेट जो सेक्टर है उन्हें बूस्ट मिला। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि जॉब्स जो इंडियन रेलवे में है, जो 1990 से 91 में कितने थे 16.5 लाख, वो 2023-24 में घट के 12.5 लाख रह गए। वहीं पे पब्लिक सेक्टर देखें कि इंटरप्राइजेस जो है वहाँ पे सेम ईयर में
22.2 लाख से घटकर 8.1 लाख रह गए, मतलब 1/3 यहाँ पे कम हो, बस 1/3 रह गया। पर वहीं पे आईटी इंडस्ट्री को देखिए, आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ही स्पीड से ग्रो की, उनका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। जहाँ टीसीएस जैसी कंपनी में 2005 के अराउंड 45,000 एम्प्लॉय थे, जो कि 2020 में बढ़कर 4.48 लाख हो गए। वही जो टॉप 5 जो आईटी कंपनीज हैं, जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल एंड टेक महिंद्रा। उन्होंने 2022 में 16 लाख को एम्प्लॉय, मतलब 16 लाख एम्प्लॉय हायर किया था, जो कि इंडियन रेलवे या इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्स दोनों से ज़्यादा है। ये तो हो गया आईटी कंपनी। अभी देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो 1991 के हिसाब से मोस्ट जो बैंक के एम्प्लॉय थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते थे। मोस्ट एम्प्लॉयड जो भी बैंक के थे, तो जहाँ जिसमें तो जो टोटल थे 9.8 लाख बैंक एम्प्लॉय, उसमें से 8.5 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। बट जो 2023-24 का जो डाटा है उसके हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है उनकी संख्या 8.74 लाख है, और पब्लिक सेक्टर में जो है उनकी संख्या 7.5 लाख है। तो जो कि 1991 में 8.5 लाख था, 9.8 लाख से वो अब 7.5 लाख पब्लिक सेक्टर में रह गया और 8.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में। इनमें से जो टॉप 5 प्राइवेट बैंक है, जो टॉप 5 प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक, इन्हीं कंपनियों में 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके पास है। तो प्राइवेट सेक्टर जॉब कैसे क्रिएट किया, तो जो रिफॉर्म्स हो उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में मतलब उनका विकास हुआ, जिसमें आईटी सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, रियल एस्टेट, मीडिया और रिटेल जैसी कंपनियां शामिल थी। तो यही जो ग्रोथ हुआ वो मिडिल क्लास 2.0 को एक अलग दिशा में ले गया, जहाँ पे लोग जो पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे लोग डाइवर्ट हो गए। बट लिमिटेशन सबके है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है उसका भी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो सर्विस सेक्टर का जॉब है, मसलन ना कि
मैन्युफैक्चरिंग और कोई इंडस्ट्री में हो। तो जो 2023 और 24 का डाटा है उसके हिसाब से जो 46.2% जो इंडियन वर्कफोर्स है वो अभी भी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और बात रही मैन्युफैक्चरिंग जॉब की, वो अभी भी स्लोली ग्रो कर रहा है, जो बाकी कंपैरिजन में बहुत लो पे है। इवन मतलब कंस्ट्रक्शन का जो है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जिसमें 12% लोग मतलब सिर्फ है, फिर ट्रेड हो गया, फिर होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इसमें 12.2% लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अब कल फिर मिलते हैं और कल फिर हम कल के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।